हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का दूसरा चैप्टर दोपहर का भोजन। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है। तो दोपहर का भोजन कहानी जो है वो अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। उनकी बहुत ही चर्चित कहानी है। इसमें उन्होंने निम्न आर्थिक स्थिति के एक परिवार की निर्धनता और बेकारी से होने वाली दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके घर की क्या स्थिति होती है और उनके घर में जब सब लोग बेकार होते हैं, मतलब रोज़गार नहीं होता किसी के पास, तो उनकी कैसी दुर्दशा होती है। तो सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी और रामचंद्र, मोहन और प्रमोद की माँ है। मतलब इनके 3 बेटे हैं और इनके हस्बैंड का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। इनका नाम है सिद्धेश्वरी, जो माँ है उनका नाम है सिद्धेश्वरी। इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। एक का नाम है रामचंद्र, दूसरे का मोहन और प्रमोद। तो अपनी व्यवहार कुशलता, त्याग और धैर्य से घर को टूटने से बचाए हुए हैं। तो ये जो उनकी माँ है वो बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, त्याग की भावना है उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है। तो दोपहर का भोजन अमरकांत जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें उन्होंने निम्न आर्थिक स्थिति के एक परिवार की निर्धनता और बेकारी से होने वाली दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी तथा रामचंद्र, मोहन एवं प्रमोद की माँ है, जो अपनी व्यवहार कुशलता, त्याग तथा धैर्य से अपने घर को टूटने से बचाए हुए हैं। तो प्रस्तुत जो कहानी है वो एक यथार्थवादी कहानी है और यह कहानी समाज के निर्मम यथार्थ को प्रकट करती है, बताती है कि समाज में वास्तविकता क्या है, समाज में कैसे लोग रहते हैं। यह कहानी गरीबी से जूझ रहे ऐसे गरीब परिवार की कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। बच्चों वाले परिवार में परिवार के मुखिया की अचानक नौकरी से छटनी हो जाने की वजह से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है और सिद्धेश्वरी गरीबी में अपने परिवार को जोड़े रखती हैं। वह गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। तो ये जो कहानी है एक यथार्थवादी कहानी है और इस कहानी में समाज के निर्मम यथार्थ को प्रकट किया गया है, वास्तविकता को बताया गया है कि यह कहानी गरीबी से जूझ रहे एक गरीब परिवार की, जो कि शहर में रहता है, उसकी कहानी है। तो ये ऐसा परिवार है जिसको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। तो जो पिता हैं, मुखिया हैं घर के, उनकी नौकरी से छटनी हो गई है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके सामने क्या होता है, आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। और जो मुंशी जी हैं उनको उम्मीद है कि उनके बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ काम कर लेंगे और उनके परिवार की स्थिति सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। उनको उम्मीद है कभी ना कभी क्या होगा, उनके जो बच्चे हैं वो कुछ कमा के लाएंगे। और सिद्धेश्वरी गरीबी में अपने परिवार को जोड़े रखती हैं। वह गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती, वो किसी को पता नहीं चलने देती कि वो किस तरह से घर चला रही हैं। जो सिद्धेश्वरी हैं वो खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग बुझाकर अपने घुटनों में सिर रखकर बैठी हैं। उसे काफ़ी देर से प्यास का एहसास हो रहा है। वह उठकर गागर से एक लोटा भरकर पानी पीती हैं। पानी उसके खाली कलेजे में जाकर लगता है तो वो हाय राम कहकर धम्म से ज़मीन पर लेट जाती हैं। आधे घंटे बाद वो आंखें मलती हुई उठती हैं। उनका 6 वर्ष का जो बेटा है वो खाट पर लेटा हुआ है, जिसका नाम प्रमोद है। वो बीमार है, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। धूप काफ़ी तेज़ है तो वो दरवाजे पर जाकर बहुत व्यग्रता के साथ गली में आने जाने वालों को देखती हैं। तभी उसका जो बड़ा बेटा है वो धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है। तो वो उसके लिए एक लोटा पानी रख देती हैं लाकर और निढाल सी वो जो बेटा है वो निढाल सा चौकी पर बैठ जाता है। तो जो सिद्धेश्वरी हैं जब उसकी हालत देखती हैं तो उनको बहुत चिंता होती है कि बेटे को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वो आँख खोलता है, हाथ पैर धोकर चौकी पर खाना खाने बैठ जाता है। और जो सिद्धेश्वरी हैं उसके सामने एक थाली में 2 रोटी और दाल परोस देती हैं खाने के लिए। तो वह धीरे धीरे छोटे छोटे गस्से खाने लगता है। खाना खाते ही वो अपने छोटे भाई प्रमोद को पूछता है, तो उसकी माँ उससे झूठ बोल देती है कि वो दोस्त के यहाँ पढ़ने गया है।
तो यहाँ क्या बताया गया कि जो सिद्धेश्वरी हैं खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग बुझाकर अपने घुटनों में सिर रखकर बैठी हैं। काफ़ी देर तक उनको प्यास का एहसास होता रहता है। फिर वो उठती हैं और पानी पीती हैं, तो जो उनका पेट तो खाली था, तो जो पानी होता है उनके कलेजे में जाकर लगता है, तो वो हाय राम कहकर धम्म से ज़मीन पर लेट जाती हैं। और जब वो आँख मलती हुई उठती हैं काफ़ी देर बाद, जब वो उठती हैं आधे घंटे बाद, तो उनका जो बेटा है प्रमोद, जो कि 6 साल का है, वो खाट पर लेटा हुआ है। वो बीमार है, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, काफ़ी तेज़ धूप है। तो वो क्या होता है, दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको देखती हैं। तभी उनका जो बड़ा बेटा है वो आता हुआ दिखाई देता है, तो उनको कुछ तसल्ली होती है। जब वो घर पे आता है तो वो निढाल सा होकर चौकी पर बैठ जाता है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर जो माँ है उनको चिंता होने लगती है। और जब वो कुछ देर बाद उठता है, अपने हाथ पैर धोता है, तो जो माँ है वो उसके लिए खाना लेकर आती हैं, 2 रोटी और दाल लेकर आती हैं। तो वो खाने लगता है। फिर वो पूछता है अपने भाई के बारे में, तो माँ कहती हैं कि उसका भाई जो है वो दोस्त के यहाँ, दोस्त के पास पढ़ने के लिए चला गया है। फिर क्या होता है, सिद्धेश्वरी रामचंद्र से एक रोटी और लेने को कहती है, तो वो लेने से मना कर देता है। ये कहता है कि अधिक खिलाकर क्या मुझे बीमार करोगी। फिर क्या होता है, उनका जो मझला लड़का होता है, बीच वाला जो बेटा होता है मोहन, वो आता है। वो भी खाने के लिए चौकी पर बैठ जाता है। तो सिद्धेश्वरी जो होती है, सिद्धेश्वरी जो उनकी माँ होती है, उसके सामने खाना रख देती है। और सिद्धेश्वरी उससे कहती है कि तेरा बड़ा भाई तेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि मोहन बहुत दिमाग वाला लड़का है। तो मोहन सुनकर खुश हो जाता है। मोहन थोड़ी देर में ही खाना समाप्त कर लेता है। तो जो सिद्धेश्वरी होती है मोहन को एक रोटी और देना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि यदि दाल हो तो दाल दे दो, क्योंकि रोटी तो खाने लायक है ही नहीं। दाल उसको अच्छी लगती है। तो सिद्धेश्वरी क्या करती है, उसको दाल दे देती है और मोहन घूंट भर भर कर दाल को पी जाता है। तभी मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आते हैं और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। तो सिद्धेश्वरी चंद्रिका प्रसाद के सामने 2 रोटी और कटोरा भर के दाल और चने की तली तरकारी रख देती है। चंद्रिका प्रसाद क्या करते हैं, जो गस्सा होता है, रोटी होती है, उसको चबाकर खाते हैं। जैसे इतना चबाते हैं जैसे कि जो गाय होती है वो जुगाली कर रही हो। अभाव और भूख के कारण चंद्रिका प्रसाद 35 की उम्र में ही 55 के लगने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सिद्धेश्वरी हैं वो किस तरह से एक दूसरे को बांधे रखती हैं। उनका जब मझला बेटा आता है खाने के लिए बैठता है, तो वो उससे कहती हैं कि तेरा बड़ा भाई तेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। और जो मोहन होता है उसको भी पता है कि ज़्यादा खाने के लिए नहीं है, तो वो रोटी लेने से इनकार कर देता है। जो बड़ा बेटा होता है वो भी मना कर देता है रोटी लेने से, क्योंकि उसको पता है कि खाना ज़्यादा नहीं है, सभी लोग हैं खाने वाले। तो वो यही कह के मना कर देता है कि अधिक खिलाकर क्या मुझे बीमार करोगी। फिर चंद्रिका प्रसाद आते हैं, वो भी खाना खाने के लिए बैठते हैं। वो इतने अधिक परेशान रहते हैं कि वो 35 साल के हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि 55 साल के हो। फिर क्या होता है, चंद्रिका प्रसाद जो हैं वो अपने बेटों के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती हैं कि रामचंद्र जो है वो अभी भी खा कर गया है और कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। तो ऐसा जब वो कहती हैं तो जो बाबूजी होते हैं मतलब उनको कुछ उम्मीद जगती है कि हाँ कुछ ठीक हो जाएगा घर के हालात। और जो उनकी माँ होती हैं वो कहती हैं चंद्रिका प्रसाद से कि वो तो हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने का काम करती हैं। मतलब कभी किसी की तारीफ़ करती हैं, कभी किसी की तारीफ़ कहती हैं। तो इस तरह से सबको लगता है कि वो मुझे कितना अधिक प्रेम करता है। तो जो वो हैं सिद्धेश्वरी, वो कहती हैं कि वो कहता है कि बाबूजी देवता के समान हैं। तो चंद्रिका प्रसाद जब ये सुनते हैं कि उनके बच्चे इतनी तारीफ़ करते हैं तो उनका चेहरा चमक जाता है। तो वो अपने तीनों बेटों की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो वो खाना खा रहे थे, उनके हाथ में जो दाल लगी थी वो अपने दाल लगे हाथों को चाट रहे थे। तभी सिद्धेश्वरी हैं, उनको एक रोटी और लेने की जिद करती हैं। सिद्धेश्वरी की जिद के आगे वो एक रोटी और ले लेते हैं और कहते हैं कि ये खाना खा खा कर तो तबीयत ऊब गई है, रोज़ नमकीन और अन्न से तो तबीयत ऊब गई है। वे सिद्धेश्वरी से कहते हैं कि गुड़ है क्या। तो वो सिद्धेश्वरी से गुड़ का शरबत बनाने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, मतलब खाते खाते इतना अधिक ऊब गए हैं। और ऐसा कहकर वो ठाकर लगाकर हंस पड़ते हैं।
फिर क्या होता है, मुंशी जी को खाना खिलाने के बाद, मतलब अपने पति को खाना खिलाने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली में दाल और तरकारी और बची हुई एक रोटी लेकर खाने बैठती हैं। तभी उनका ध्यान बरामदे में पड़े प्रमोद पर जाता है। वो एकटक उसकी ओर देखती हैं और अपनी जो रोटी लेकर बैठी थी वो जली हुई, उसके 2 टुकड़े करती हैं और उसके लिए रख देती हैं। एक टुकड़े को अलग रख लोटे में पानी लेकर वो खाने बैठ जाती हैं। जब वो पहला गस्सा मुंह में रखती हैं तभी पता नहीं कि उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सिद्धेश्वरी हैं वो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने का काम करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तो वो कहती हैं, मतलब जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो कहती हैं कि जो रामचंद्र है वो हमेशा आपकी तारीफ़ करता है, वो तो बाबूजी बाबूजी किए रहता है और कहता है कि बाबूजी देवता के समान है। ये सुनकर चंद्रिका प्रसाद का चेहरा चमक जाता है और वो अपने बच्चों की बहुत तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि ये खाना खा खा कर तो मैं ऊब गया। तो वो कहते हैं तुम ऐसा करो, गुड़ ले आओ, और वो गुड़ का शरबत बनाने के लिए कहते हैं। और उसके बाद जब वो खाना खाने बैठती हैं तो उनको अपने छोटे बेटे का ध्यान आता है, तो वो एक रोटी में से ही 2 टुकड़े कर देती हैं, अपने बेटे के लिए उठा के रख देती हैं एक आधी रोटी, और एक टुकड़े को अलग रख लोटे में पानी लेकर वो खाने बैठ जाती हैं। जब वो पहला गस्सा ही खाती हैं तो उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। मतलब उनको बहुत दुख होता है कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। खाने को भी वो ठीक से नहीं दे पा रही अपने बच्चों को। तो सारा घर मक्खियों से भनभन कर रहा था। दोनों लड़कों का कहीं पता नहीं था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद बाहर की कोठरी में औंधे मुंह लेटकर निश्चिंत होकर सो रहे थे। ऐसा लगता था मानो उनकी छटनी ना हुई हो, मतलब उनको नौकरी से ना निकाला गया और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो इस प्रकार दोपहर का भोजन एक गरीब परिवार की व्यवस्था को बयान करती कहानी है, जिसमें परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण वातावरण में भी खुश रहने का प्रयास करते हैं। तो ये था कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।